कंपोनेंट डीबीएमएस के अंदर हम उस हर रोल को डिस्कस करेंगे कि डीबीएमएस के अंदर जो है कौन सा फंक्शन, कौन सा मॉड्यूल, कौन सी जो है वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम उस डीबीएमएस को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्यूरी प्रोसेसर आ जाता है। डीबीएमएस के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्यूरी होती है, क्योंकि क्यूरी के थ्रू यूजर ने जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, डेटाबेस को यूज करना होता है, डेटाबेस से कोई एक्शन जो है परफॉर्म करना होता है। जैसे आप एलएमएस को यूज करते हैं या किसी बैंक की डेटाबेस को यूज करते होते हैं तो आप क्यूरी लगाते हैं। क्यूरी का क्या मतलब होता है कि आपको एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके थ्रू आप उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। जैसे आपके पास एक लॉगिन है, एक पासवर्ड है, आप वो ऐड करते हैं, उसके बाद आपके पास जब एलएमएस ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिजल्ट की एक्सेस चाहिए तो आप वहाँ पे जाके उसको क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो क्यूरी लगाई है वो आप अपने रिजल्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो डेटाबेस मैनेजर के पास चली जाएगी। अब डेटाबेस मैनेजर जो है वो उसको देखेगा कि आप किस पर्पस के लिए कौन सी क्यूरी लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्क्स के लिए लगा रहे हैं तो वो आपका डिजायर्ड डाटा जो है वो आपको दे देगा। तो डीबीएमएस के कंपोनेंट के अंदर इम्पोर्टेंट तीन चीज जो है वो क्यूरी प्रोसेसर है। अगर ये क्यूरी प्रोसेसर ना होता या ये कंपोनेंट की फैसिलिटी जो है वो डीबीएमएस के अंदर ना होती तो डाटा का डायरेक्टली एक्सेस जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अब तो हम जो भी चीज लेना चाहते हैं, कोई भी डाटा का कंपोनेंट है, कोई भी सर्विस है जो है हम लेना चाहते हैं, जस्ट हमें क्यूरी लगाते हैं और वो हमारे पास डाटा जो है वो फौरन हमारे पास आ जाता है। तो क्यूरी प्रोसेसर जो है वो जो हमारी क्यूरी होती है, जो डेटाबेस यूजर हैं या एंड यूजर हैं वो जो क्यूरी लगाते हैं वो उसको इंटरप्रेट करती है, उसको जो है फर्दर जो उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस होती हैं वो उसके ऊपर परफॉर्म करती है और यूजर को उसका डिजायर्ड डाटा जो होता है विद इन नो टाइम जो है उसको वहीं पे फौरन प्रोवाइड कर देती है। जैसा कि आप लोग खुद इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग खुद जो है वो क्यूरी लगा के आप अपने डाटा को एक्सेस कर लेते होते हैं। उसके बाद जो इसके कंपोनेंट में आ जाता है वो है डेटाबेस मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस एंड जो मैनेजर है वो बेसिकली इंटरफेस है जो यूजर कोई एप्लीकेशन है या क्यूरी है सबमिट करवाता है या जिस एप्लीकेशन में डेटाबेस को यूज किया गया। तो जो क्यूरी, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने एक इंटरफेस होता है, ठीक है। अब वो एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी देते हैं, उसके बाद ओपन हो जाता है। सामने जो आपके इंटरफेस मौजूद है डेफिनेटली वो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, डेफिनेटली वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको बनाया गया है, ठीक है। आप वहां पे क्यूरी लगाते हैं तो वो इंटरफेस जो है वो आपके पास एज अ डेटाबेस मैनेजर है, वो आप वहां पे क्या करते हैं, क्यूरी लगाते हैं। इसका मतलब है आपके दरमियान जो इंटरेक्शन क्रिएट करवाता है डेटाबेस के साथ वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजर है, ठीक है। कि आप वहां पे जाते हैं, सिंपली क्यूरी लगाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे आप एलएमएस को ओपन करते हैं आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है, आप कोई भी क्यूरी वहां पे लगाते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम आप वहां पे क्यूरी लगाते हैं, आप अपनी क्यूरी को सबमिट करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको आपका डाटा मिल जाता है। तो डेटाबेस मैनेजर का काम क्या होता है, वो आपकी क्यूरीज को एक्सेप्ट करता है, उसको चेक करता है कि आप किस पर्पस के लिए जो है आपने क्यूरी लगाई है, आपका डिजायर्ड डाटा कौन सा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद होता है, क्योंकि आपके पास डेटाबेस की कंप्लीट स्ट्रक्चर मौजूद होती है, ठीक है। हम उन स्कीमास को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, हमारे पास डिफरेंट स्कीमास होते हैं। जैसे हमारे पास डाटा की स्टोरेज के लिए, क्योंकि क्यूरी आप लगाते हैं डेफिनेटली डाटा को एक्सेस करने के लिए, और वो डाटा आपका कहाँ पे होता है, स्टोरेज स्कीमा के अंदर मौजूद होता है, वहां से आपका डाटा जो है फॉरन एक्सेस हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, यूज किसको करते हैं, व्यू लेवल को यूज करते हैं, क्यूरी वहां पे लगाते हैं, व्यू लेवल को यूज करते हुए आप क्यूरी लगाते हैं, और स्टोरेज लेवल को यूज करते हुए आप वहां से डाटा को जो है एक्सेस करते होते हैं। तो डेटाबेस मैनेजर जो है वो बेसिकली क्या करती है कि जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट होती हैं वो उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करती है, वो उन तमाम क्यूरीज को फुलफिल करती है। जो डेटाबेसेस के अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं या डिफरेंट जो डाटा वहाँ पे मौजूद है, जिस पर्पस के लिए आप क्यूरी लगा रहे हैं, वो उसको वहाँ से एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा डेटाबेस मैनेजर जो है उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और भी बहुत से काम हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डेटाबेस मैनेजर का काम जो है वो
इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ऑथराइजेशन कंट्रोल भी होता है। तो डेटाबेस मैनेजर का काम ये भी है कि वो कंफर्म करता है कि अब फॉर एग्जांपल आप एलएमएस के अंदर लॉग इन हुए हैं, ठीक है, तो आपको कंफर्म कौन करता है? डेटाबेस मैनेजर कंफर्म करता है कि आप यहाँ पे लॉग इन हुए हैं और आप अभी कोई क्यूरी लगा रहे हैं, तो क्या वो आप ऑथोराइज हैं या ऑथोराइज नहीं है। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस राइट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेस राइट्स में बार बार बताता हूँ आपको, आप भी एलएमएस को यूज करते हैं, हम भी, हमारे एक्सेस राइट्स और हैं, आपके और हैं। तो डेटाबेस मैनेजर जैसे आपको क्यूरी लगाते हैं, तो डेटाबेस मैनेजर इस चीज को भी चेक करता है क्या ये जिस मॉड्यूल को एक्सेस करना चाह रहा है या जिस एरिया को एक्सेस करना चाह रहा है, क्या उसके पास उसकी अथॉरिटी है या नहीं है। तो ऑथराइजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है वो भी डेटाबेस मैनेजर के पास होता है। उसके बाद कमांड प्रोसेसर आ जाता है। कमांड प्रोसेसर का मतलब है कि जब एक दफ़ा सिस्टम कंफर्म कर देता है कि आप ही ऑथोराइज पर्सन हैं, आपके पास अथॉरिटी है, तो उसके बाद कमांड प्रोसेसर जो है वो उस ऑथोराइज पर्सन की क्यूरी को जो है वो ऑपरेशनल करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसकी सारी ऑपरेशंस को, अनटिल अनलेस उसके पास जो डिजायर्ड डाटा है, डिजायर्ड जो उसका काम है उसके पास नहीं पहुंच जाता। तो ऑथोराइजेशन चेक करने के बाद डेटाबेस मैनेजर का काम ये होता है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करने के बाद कि ऑथोराइज पर्सन ने ही इस डेटाबेस को एक्सेस किया है, तो वो उसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है, जो वो फर्दर प्रोसेसिंग करना चाह रहा है, वो उसकी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है कि आया ये एक्टिविटीज़ जो है वो लीगल परफॉर्म कर रहा है या एक्टिविटीज़ जो है वो इलीगल परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जो है वो इंटेग्रिटी चेकर आ जाता है। इंटेग्रिटी हम बार बार पढ़ चुके हैं, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा है। इंटेग्रिटी के अंदर डाटा अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है, डाटा एक्यूरेट मौजूद होता है, क्योंकि जहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स डाटा मौजूद होगा, डाटा डेफिनेटली एक्यूरेट होगा, डाटा डेफिनेटली रिलायबल होगा। तो डीबीएम का ये भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करता है इंटेग्रिटी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई रिक्वेस्ट आती है किसी भी डाटा के ऑपरेशन के लिए, तो आप सबसे पहले जो है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि सबसे पहले तो ऑथराइजेशन उसकी चेक की जाती है। फिर उसके बाद ये होता है क्या वो जिस डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, क्या वो तमाम नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल वो डाटा को एक्सेस कर रहा है और अकॉर्डिंग टू रूल ही डाटा को चेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि डेटाबेस के अंदर, क्योंकि आप अपने डाटा को हमेशा एक्यूरेट रखते हैं, रिलायबल आपका डाटा होता है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। क्योंकि डाटा जब भी वहाँ पे स्टोर किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, डाटा वहाँ पे स्टोर किया जाता है। डाटा को चेंज करना हो, डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन करनी हो, या किसी किस्म की भी एक्टिविटी जो है आपने वहाँ पे परफॉर्म करनी हो, वो अगर अकॉर्डिंग टू तमाम नेसेसरी इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स रूल्स है, तो आपका डाटा हमेशा वहाँ पर रिलायबल रहेगा और एक्यूरेट रहेगा। तो डीबीएम जो है नेक्स्ट जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो क्यूरी ऑप्टिमाइजर है। क्यूरी ऑप्टिमाइजर का मतलब ये होता है कि जब डीबीएम ने उसकी अथॉरिटी चेक की, यहाँ पे उसने अथोराइजेशन चेक की और कमांड इशू की, ठीक है जी ये अथोराइज पर्सन है, ये फर्दर ऑपरेशन कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद इंटेग्रिटी चेक करने ये देखा कि ये लीगल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है, ये लीगली जो है वो डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है। जब ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं, तो उसके बाद जो क्यूरी ऑप्टिमाइजर है, इसका मतलब है कि ये वो मॉड्यूल है जो कि स्ट्रेटेजी देता है कि क्यूरी के ऊपर एग्जीक्यूशन किस तरह से होनी है, और ये बताता है कि किस तरह से ये क्यूरी जो है वो फर्दर इसके ऊपर काम होगा, वर्किंग स्टार्ट होगी। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एज अ क्यूरी ऑप्टिमाइजर कहलाता है। तो डेटाबेस मैनेजर ने सबसे पहले जो है उसकी अथॉरिटी को चेक किया, उसके बाद कमांड इशू की, उसके बाद ये देखा कि जो यूजर है, डेटाबेस यूजर है, वो इंटेग्रिटी के साथ, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के साथ उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, उसके अंदर नेसेसरी चेंजेस कर रहा है, या डाटा मॉडिफाई कर रहा है, या डाटा को एक्सेस कर रहा है। तो उसके बाद जो है क्यूरी ऑप्टिमाइजर उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजी जो है वो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के बाद ट्रांजैक्शन मैनेजर आ जाता है। कि जब क्यूरी ऑप्टिमाइज हो जाती है, ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, तो ये मॉड्यूल जो है वो जो फर्दर प्रोसेसिंग है, जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर कुछ पॉसिबल स्टेप्स होती हैं, कि वो पॉसिबल स्टेप्स क्या उसके अंदर जो है वो फुलफिल हो रहे हैं या पॉसिबल स्टेप्स फुलफिल नहीं हो। तो जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजर है वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। ये मॉड्यूल इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जितने ऑपरेशन फ्रॉम स्क्रैच टू एंड जो है वो चल रहे हैं, उसके अंदर ट्रांजैक्शन को जो है वो फुली जो है वो वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। आपके सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कम्प्लीटली जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, या अगर उसके ऊपर कोई बग्स है या उसके अंदर कोई किस्म की एरर्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो भी उनका पता जो है वो जितने भी वहाँ पे एंड यूजर्स हैं या डेटाबेस यूजर्स हैं उन सबको इस चीज़ का भी नॉलेज है, हाउ नाउ है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है वो इसके अंदर सारी इन चीज़ों को वहाँ पे देखता है डीबीएम के अंदर। उसके बाद स्केजुलर आ जाता है। स्केजुलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर बहुत सारे एंड यूजर एक ही टाइम के अंदर डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो वो किस तरह से विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर किस तरह से डेटाबेस जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करवाएगा कि सारे के सारे डेटाबेस यूजर जो हैं वो अपने डाटा को एक्सेस कर सकें, कंकरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों के रिजल्ट्स अनाउंस होने होते हैं, जब जब मार्क्स अपलोड हो रहे होते हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है सम टाइम जो ऐसा होता है, जैसे आपकी कोई पार्टिकुलर क्लास है, आप सारे के सारे स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट को एक ही टाइम के अंदर सम टाइम एक्सेस कर, जैसे सीआर मैसेज देता है आपको जी मार्क्स अपलोड हो गए, तो आप सारे के सारे जो है उसी सेम डेटा को सारे एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कंकरेंट ऑपरेशन, वहां पे एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल जो वहां पे यूजर्स हैं वो उस डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो सम टाइम ऐसा आता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो लेकिन आपके पास जो स्केजुलर है, डेटाबेस मैनेजर इस चीज को इंश्योर करता है विद द हेल्प ऑफ स्केजुलर कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इजीली जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, यूजर्स की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। वो इसको कंट्रोल करता है और कॉन्करेंट वे के साथ डाटा की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो डेटाबेस मैनेजर जो है थ्रू स्केजुलर इन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, इन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कि कॉन्करेंट एक्सेस को जो है वो सक्सेसफुल किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है ये जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे डेटाबेस मैनेजर के, तो उसके अंदर अब ये लास्ट दो रह गए हैं। एक रिकवरी मैनेजर है और एक बफर मैनेजर। तो रिकवरी मैनेजर जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है, जैसा हम बारहा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि रिकवरी का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है डेटाबेसेस के अंदर, कि अगर किसी वजह से आपका सिस्टम का फेलियर आ जाता है, सिस्टम के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, सिस्टम के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है जिसकी वजह से कोई डाटा डैमेज हो जाता है या डाटा लॉस हो जाता है, तो डेटाबेस मैनेजर जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो आपका डाटा लॉस हुआ है वो उसको दोबारा रिकवर करे, ताकि डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट रहे, रिलायबल रहे, उसके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट रहे। तो रिकवरी मैनेजर जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारे पास डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट है, कि फेलियर आने के बावजूद भी, एरर आने के बावजूद भी उसको फौरन रिकवर किया गया, और जो अब हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो डाटा मौजूद है वो रिकवर है। सम टाइम आप भी देखते हैं कि आपके पास जो एलएमएस के ऊपर इंफॉर्मेशन है सम टाइम रॉन्ग शो हो रही होती है, और कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं वो सम टाइम जो है आपको खुद एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और सम टाइम ऐसा होता है वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है, तो वो फिर कंसिस्टेंट वे के अंदर आ जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे जो रिकवरी मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि ट्रांजिशन कमिट करे अबाउट, मतलब जो उसके अंदर क्यूरी आई है, एक्टिविटी आई है, कि अगर कोई रिकवरी आई है कि वो उसको कमिट करे, या उसको जो है अगर ओके है, कंसिस्टेंट है, तो अबाउट। ठीक है? तो रिकवरी मैनेजमेंट के अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि डेटाबेस के अंदर किसी किस्म की जो है वो एरर नहीं है, किसी किस्म के गैप्स मौजूद नहीं है, किसी किस्म के फेलियर्स मौजूद नहीं है, किसी किस्म का डाटा डैमेज मौजूद नहीं है। तो अगर है भी तो रिकवरी मैनेजर जो है वो इन सारी एक्टिविटीज़ को कॉन्टिन्यूसली जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, जिससे डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट रहती है, डेटाबेस जो है वो एक्यूरेट रहती है। उसके बाद इन दी एंड ये हम सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं ये डीएम की पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजर की पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजर, और ये कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजर जो है हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस के अंदर। ठीक है?
तो कंपोनेंट ऑफ डीबीएम के अंदर बफर मैनेजर आ जाता है। बफर मैनेजर का काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो डाटा ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम मेन मेमोरी रैम टू सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो सकती है, आपके पास कोई हार्ड डिस्क भी हो सकती है, आपके पास कोई मैग्नेटिक टेप भी हो सकती है, कोई भी स्टोरेज मीडिया हो सकता है। तो बफर मैनेजर जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो आपका डाटा ट्रांसफर हुआ है मेमोरी से, क्योंकि डेफिनेटली जब भी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग, जब भी डाटा जो है कोई फंक्शन परफॉर्म होना होता है, कोई प्रोसेस स्टार्ट होना होता है, तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में आता है, रैम में आता है, प्रोसेसर जाके उसको वहां पे एग्जीक्यूट करता है। तो डेफिनेटली आप डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आते हैं, किसी भी स्टोरेज मीडिया से आप डाटा को इंपोर्ट करते हैं, वो आपके पास रैम में आता है और प्रोसेसर जो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो बफर मैनेजर जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो डाटा आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर था, आपने उसको वहां पे किसी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर किया हुआ, तो रैम में आता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो होती है, जो डाटा का ट्रांसफर होता है, बफर मैनेजर जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसके अलावा सम टाइम वो कहता है इस तरह से भी होता है कि जो रिकवरी मैनेजर और बफर मैनेजर जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बफर के अंदर स्टोरेज को यूज किया जा रहा होता है और रिकवरी भी हमेशा डेफिनेटली कहाँ से होती है, बफर मैनेजर से होती है, क्योंकि आपका सारा का सारा डाटा वेयर हाउस जो है वो बफर मैनेजर के अंदर मौजूद होता है। सारा की सारी डाटा वेयर हाउसिंग जो है वो बफर मैनेजर के अंदर मौजूद होती है। जब कोई रिकवरी होती है, क्योंकि हमारे पास एज अ बैकअप वहाँ पे मौजूद होता है, तो रिकवरी मैनेजर जो है हमेशा जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो हमेशा बफर मैनेजर की हेल्प से ही करता है। तो सम टाइम जैसे आप कहते हैं बफर मैनेजर के अंदर जो है वो कैशी मैनेजर भी आ जाता है। कैशी का आप लोगों को पता है कि जो आपके जो रीसेंट कंटेंट होते हैं, जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की होती है, उसका जो स्टेटस होता है वो कैश मेमोरी के अंदर मौजूद होता है। तो बफर मैनेजर जो है वो बेसिकली इन शॉर्ट जब हम इसको डिस्कस करते हैं, तो डेटाबेस मैनेजर विद द हेल्प ऑफ बफर मैनेजर जो है वो डाटा की स्टोरेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, डाटा ट्रांसफर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो यहाँ पे उनको मैनेज करता है। तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो डेटाबेस मैनेजर के हैं, डीबीएम के हैं, ठीक है। तो अब फाइल मैनेजर आ गया हमारे पास, हम अगेन जो है ये हमारे पास जो है ये कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़े थे, हमारे पास ये फर्स्ट टू कंप्यूटर थे, क्यूरी प्रोसेसर था, डेटाबेस मैनेजर, फिर हम डेटाबेस मैनेजर के ये सारे के सारे कंपोनेंट को पढ़े। अब फिर थर्ड जो हमारे पास है यहाँ पे, वो हमारे पास फाइल मैनेजर है। तो डीबीएमएस ये हमें सर्विस प्रोवाइड करती है कि फाइल की एक प्रॉपर मैनेजमेंट, फाइल की स्टोरेज की मैनेजमेंट, किस तरह से डाटा स्टोर किया जाएगा, किस तरह से जो स्टोरेज एलोकेशन है वो किसी पार्टिकुलर जो है वो फाइल को स्टोरेज एलोकेशन की जाएगी, किस तरह से स्टोरेज की डी एलोकेशन की जाएगी। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है ये फाइल मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है, मैनिपुलेट करता है जो फाइल्स आपके पास स्टोरेज एरिया के ऊपर मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके अलावा तो ये जो फाइल मैनेजर है ये जो है एस्टेब्लिश करता है लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स, इंडेक्सेस, जो आपने डाटा स्टोर किया हुआ है, जो आपकी स्टोरेज स्ट्रक्चर है, जो आपने स्टोरेज स्पेस के ऊपर कोई फाइल्स हैं, कोई डाटा है कुछ वहां पे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली तो उसकी लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इंडेक्सेस, जैसे आप किसी हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा को सेव करते हैं, आप उसके डिफरेंट फाइल्स बना देते हैं, आप उसके डिफरेंट ड्राइव्स बना देते हैं, आप डिफरेंट डायरेक्टरीज बना देते हैं, आप फिर उन डायरेक्टरीज के अंदर, फाइल्स के अंदर, ड्राइव्स के अंदर आप डाटा को स्टोर करते हैं। अब ड्राइव्स क्यों बनाते हैं, डायरेक्टरीज क्यों बनाते हैं, फोल्डर क्यों बनाते हैं, इस वजह से बनाते हैं ताकि उसको मेंटेन किया जा सके इजीली। अदरवाइज अगर आपके पास एक ही ड्राइव हो तो डाटा वहां पे फेंके जाए, कोई उसके अंदर ड्राइव ना बनाए, तो डाटा का एक्सेस आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फाइल मैनेजर जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जब भी वहां पे डाटा स्टोर किया जाता है, तो एक प्रॉपर इंडेक्सेस की फॉर्म के अंदर, प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा वहां पर स्टोर किया जाता है। जो है हम डाटा डिक्शनरी को इसलिए जो है हम बार बार जो है वो डिस्कस करते हैं, पढ़ते आए हैं। तो फाइल मैनेजर जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो आपका डाटा वहां पे मौजूद है वो प्रॉपर इंडेक्सेस है, प्रॉपर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर वहां पे मौजूद है। तो लेकिन हाउएवर वो कहता है फाइल मैनेजर डज नॉट डायरेक्टली मैनेज द फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डाटा। ये डायरेक्टली मैनेज नहीं करता कि किस तरह से डाटा की इनपुट होनी है, आउटपुट होनी है। ये क्या काम करता है, इट जस्ट पासिस द रिक्वेस्ट ऑन द अप्रोप्रिएट एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड क्या है, किस तरह से हमने डाटा को, जैसे अभी हम पढ़ते हैं एक्सेस लेवल्स हैं, किस तरह से डाटा एक्सेस होना है, किस तरह से डाटा रीड करना है, किस तरह डाटा का रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को मैनेज जो है वो फाइल मैनेजर करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि किस तरह से डाटा ने रीड होना है, किस तरह से राइट वहां पे डाटा होना है।
ठीक है, किस तरह से स्टोरेज एलोकेशन होनी है, किस तरह से डी एलोकेशन होनी है, किस तरह से डाटा को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये फाइल मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता होता है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे डीएमएल प्रोसेसर आ जाता है। डीएमएल प्रोसेसर और डीडीएल प्रोसेसर जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डीएमएल जो है हम स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो थोड़ा सा इसको हम पहले देख लेते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोई स्टेटमेंट को इंसर्ट करते हैं, कोई डाटा अपडेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको हम डीबीएमएल लैंग्वेज कहते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। जो डाटा स्टोर है किसी भी डेटाबेस के अंदर, उसके ऊपर जो फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, जो मैनिपुलेशन करनी है, वो सारे के सारे काम जो हैं वो डीबीएमएल लैंग्वेज के हैं, डीएमएल लैंग्वेज के हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो हमारे पास ये सर्विस है जो कि हमारे पास डीबीएमएल सर्विस प्रोवाइड करता है, डीएमएल को इन द फॉर्म ऑफ डीएमएल प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर या हम डीएमएल प्रोसेसर कहते हैं। ये मॉड्यूल जो है बेसिकली डीएमएल स्टेटमेंट, डीएमएल स्टेटमेंट क्या है, डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं, वो क्या क्या करता है, एम्बेडेड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, टू स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल होस्ट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल क्या है, अब हम जब आपका डाटा को अपडेट करते हैं तो हम डीएमएल लैंग्वेज को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट्स हैं, हम आपके डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर रहे होते हैं डेटा, तो हम जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं या जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हैं, जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम यूज कर रहे होते हैं, वो डीएमएल होता है बेसिकली। ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ एक्सेस कर रहे होते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डीएमएल प्री प्रोसेसर जो है वो इंटरेक्ट करता है क्यूरी के साथ। डेफिनेटली क्यूरी लगाई जाती है, हम क्यूरी लगाते हैं। क्या क्यूरी लगाते हैं, ये हमने आपके अटेंडेंस अपलोड करनी है, ये मैंने क्यूरी लगाई है। ठीक है, जब विद द हेल्प ऑफ क्यूरी प्रोसेसर मैंने ये क्यूरी लगाई कि मैंने आपकी अटेंडेंस अपलोड करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ क्यूरी प्रोसेसर मैंने उस इंटरफेस को एक्सेस किया और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डीएमएल प्री प्रोसेसर मैंने वहां पे आपके डाटा को अपडेट किया, उसके अंदर कोई डाटा को इंसर्ट किया। तो डीएमएल प्री प्रोसेसर जो है वो बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे रिजल्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डीडीएल कंपाइलर है, ये प्रोसेसर है डीएमएल। डीएमएल प्रोसेसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक बनी हुई डेटाबेस के ऊपर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसर इसलिए इन्वॉल्व है। कंपाइलर, कंपाइलर का क्या मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पर पहले देख लेते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है। यूज टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा कंस्ट्रेंट्स यूजर एंड टेबल। इसका क्या मतलब है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज तब यूज की जाती है जब डेटाबेस बनाई जाती है, जब डेटाबेस की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जब डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन किया जा रहा होता है, जब उसके कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन किया जा रहा था, जब उसके तमाम कंप्लीट स्कीमास को डिफाइन किया। इसका मतलब है कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली डाटा, जब हम कोई डेटाबेस को बनाते हैं, ठीक है, हमारी डेटाबेस जो है वो बेसिकली बेस करती है टेबल्स के ऊपर, हमारी डेटाबेस जो है वो बेस करती होती है रिलेशन के ऊपर। ठीक है, तो डीडीएल कंपाइलर कन्वर्ट्स डीडीएल स्टेटमेंट्स इनटू सेट ऑफ टेबल्स कंटेनिंग मेटा डाटा। डेफिनेटली जो हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, क्योंकि हम उसके अंदर स्कीमा को डिफाइन करते हैं, स्कीमा को डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं, यूजर के एक्सेस राइट्स को डिफाइन करते हैं, कितने रिलेशन होंगे, कितने टेबल्स होंगे, तो डेफिनेटली वो सारी की सारी स्ट्रक्चर जो डेटाबेस की बनाने के लिए हम डीडीएल लैंग्वेज कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फर्दर जो है वो फिर इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। जब ये चीज बन जाती है तो मैनिपुलेशन उसके बाद होती है। तो इन शॉर्ट जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो डेटाबेस के स्कीमा को डिजाइन करने के लिए, कॉन्स्ट्रेंट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, टेबल्स, रिलेशन, सारी चीजों को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जब वो बन जाता है, सारा कुछ एक डेटाबेस बन जाती है, उसको किस तरह से बाद में यूज करना है, किस तरह से बाद में डाटा को इंसर्ट अपडेट करना है, उसके लिए हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज करते होते हैं। तो उसके बाद इन दी एंड हमारे पास कैटालॉग मैनेजर है या हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। तो हमारे पास जो डीबीएमएस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कैटालॉग मैनेजर है या डाटा डिक्शनरी हम इसको कहते होते हैं। ठीक है, कैटालॉग मैनेजर जो है हम इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं, हमने काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया है। जो डाटा की कंप्लीट डेफिनेशन हैं, डाटा की कंप्लीट
जो डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट एक्सेस मेथड है, जो कंप्लीट डाटा की स्ट्रक्चर है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती है। तो डाटा कैटालॉग मैनेजर हम इसलिए कहते हैं कि जो भी डाटा वहाँ पे मौजूद होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर डाटा आपका मौजूद होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स के अंदर, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जो है आपका डाटा जो है वहाँ पे मौजूद होता है। तो डाटा डिक्शनरी जो है वो स्टोर करती है डाटा की कंप्लीट डेफिनेशंस को, डाटा की डिस्क्रिप्शन को स्टोर करती है, उसके तमाम रिलेशनशिप को स्टोर करती है, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, इन शॉर्ट उस डेटाबेस के अंदर हर होने वाली एक्टिविटी, हर होने वाले डाटा, हर होने वाले डाटा की डिस्क्रिप्शन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास डाटा डिक्शनरी के अंदर मौजूद होती है। तो ये